हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 6 जिसका नाम है साइकिल की सवारी, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। बच्चों, इनका जन्म 1895 में सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रेमचंद जो थे, मुंशी प्रेमचंद जो थे, साहित्यिक परंपरा के थे। ये उन्हीं की परंपरा के लेखक हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक हास्यास्पद तरीके से अपने प्रयास व विफलता को मनोरंजकता के साथ व्यक्त करता है। प्रस्तुत संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है कि जो यादगार किस्सा जो होता है उसको लेखक ने एक हास्यास्पद यानी कि एक हंसी मजाक के तरीके से एक खुशनुमा माहौल बनाते हुए अपने प्रयास को, यानी कि जो कोशिशें उसने साइकिल को सीखने के लिए की और जो विफलताएं उसको मिली, तो उसको उसने मनोरंजक तरीके के साथ इस पाठ में बताया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। इस पाठ के अंदर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो लेखक है वो साइकिल को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वो विफल हो जाता है। वो सफलता उसको मिलती है लेकिन कुछ समय के लिए ही, और अंत में वो अपना मनोबल खो देता है और वह काम को करने से हमेशा के लिए मना कर देता है, वो पीछे हट जाता है। वैसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसी पाठ को आगे पढ़ते हैं। भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। यहाँ पर जो दो विद्याएं हैं वो एक तो कहा गया है साइकिल की सवारी को और दूसरी कहा गया है हारमोनियम बजाने की कला को। एक से समय बीतता है, दूसरी से समय कटता है, मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी। यहाँ पर जो प्रारब्ध शब्द है उसका अर्थ है हमारी किस्मत में, यानी कि हमारे भाग्य में कलयुग की, यानी कि जो पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, ये दोनों ही विद्याएं हमारे भाग्य में नहीं हैं। यानी कि न तो हम साइकिल चला सकते हैं, न ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम भी यह सब कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। बच्चों, इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ अल्प विराम, ठीक है। तो इस साथ साथ में हम इनको भी, व्याकरण को भी हम समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया साइकिल चलाना सीख लें, और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। यानी हमें पता ही नहीं चला, हम तो सोच रहे थे कि हम साइकिल चलाना सीखें, परंतु न जाने कब हमारे बच्चे ने ही यह काम चुपचुपाते हुए सीख लिया। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और ग्लानि के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। लज्जा यानी कि शर्मिंदगी और ग्लानि यानी कि दुख, पश्चाताप, उसके हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे कि हमारे बच्चे ने सीख लिया और हम नहीं सीख पाए। सोचा क्या हम ही जमाने के फिसड्डी रह गए हैं। फिसड्डी का अर्थ होता है दब्बूपन, यानी कि अपने समाज में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखकर भी आगे न बढ़ना, कोशिश ही न करना। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। यानी कि जब उन्होंने ये सब कुछ सोचा कि छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, कई लोग चला रहे हैं, तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब क्यों काम नहीं कर सकते, हम भी चलाएंगे, आखिर इसमें मुश्किल ही क्या है। यही सोचकर वो चढ़ गए साइकिल पर और पैडल को मारने लग गए। लेकिन जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, यानी रास्ते में जो भी लोग खड़े थे उनको देखकर उन्होंने घंटी बजा दी। अगर वह सामने से नहीं हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखा और आगे निकल गए। बस यही तो सारा गुर है। गुर का मतलब है कला, इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, बस महाराज। यहाँ पर देखिए जो विराम चिन्ह आया है, यहाँ पर इसका मतलब है, ये है विस्मय आदि बोधक। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया, चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। यानी कि अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए हमें तो साइकिल की सवारी करनी ही है, साइकिल चलाना सीखना ही है।
दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए, उन्हें लेकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया और कहा कि इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। मरम्मत अर्थात इन्हें ठीक कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज से देखा। अचरज यानी कि आश्चर्य। आश्चर्य से देखा और कहा कि इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो इनकी मरम्मत करूं। ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। बच्चों यहाँ पर जो देखिए, यहाँ अल्पविराम है और यहाँ जो ये जो दे रखा है ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यही प्रयोग तब किया जाता है जब किसी की कही गई बात को हम एज इट इज़ रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूर्ण विराम और ये है प्रश्नवाचक। इन्हें आप भली भांति जानते हैं। यहाँ ये दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद किया गया है फिर से। तो अब उसकी पत्नी उसे कह रही है आश्चर्य से देखकर कि ये कपड़े, इनमें तो अब जान ही नहीं है, इनको तो मैंने फेंक दिया था। आप इन्हें कहाँ से उठा लाए हो? जहाँ से लाए हो वहीं पर डालाओ। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की ओर देखा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें क्या मालूम हमारे क्या क्या इरादे हैं। अब वो चाहता था, अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसीलिए वो मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा कि तुम्हें क्या पता मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं कुछ ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो, यानी इन्हें इतना ठीक कर दो कि मैं पहनने लायक बन जाऊं, ये पहनने लायक बन जाएं। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा, यानी आप इनसे करोगे क्या? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। और इसके बाद जब हम विद्या के पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं, तब साइकिल पर सवार हो उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान रह जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम भी गर्दन को टेढ़ी करके दूसरी तरफ इस प्रकार देखेंगे कि जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए एक साधारण सी बात हो। यानी कि ये सब वो चाहता था कि अपनी पत्नी को या अपने घर में किसी को भी पता न चले, इसलिए वो चुप कर ये काम कर रहा था। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मल मल कर, कानों कान, ये योजक चिन्ह है बीच में जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अपनी पत्नी के बार बार पूछने पर आखिर झक मारकर उन्हें बताना पड़ा। झक मारकर यानी मन मारकर उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। यहाँ पर मार डालता है आप करेंगे ताकि इजी हो जाए लैंग्वेज। साइकिल चलाना सीखेंगे। अब उनको क्या लग रहा था कि रोज रोज तांगे का खर्च देने से अच्छा है कि हम साइकिल चलाना सीख जाएं। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मढ़े चढ़ सके। यहाँ पर ये एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है कि ये काम आपके लिए संभव नहीं है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। खैर, यत्न कर देखिए, यानी कि चलो छोड़ो, आप प्रयास करके देखो। मगर कपड़ों का क्या बनेगा? अभी भी उसके माइंड में एक ही बात आ रही थी कि इन कपड़ों से जो फटे पुराने हैं उनसे ये करेंगे क्या। हमने जरा रोब से कहा, हमने यानी लेखक ने भी रोब मारकर यानी थोड़ा अकड़ कर कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, और जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से ही काम चलाते हैं। यानी कि अगर हम साइकिल चलाना सीखेंगे, अगर हम गिर गए तो कम से कम हमारे कपड़े पुराने ही हैं, फट जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वो बताते हैं, मालूम होता है कि हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास न था। यानी कि युक्ति यानी ये जो हमने उपाय, ये जो हमने एक तरीका बताया कि हम क्यों फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका हमारी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, और इसीलिए उन्होंने उनकी सिलाई को उनको शुरू कर दिया ठीक करना। हमने इधर बाजार से जम्बक के 2 डब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। अब समझ ही गए होंगे पूरी लाइन पढ़ते ही, जम्बक का मतलब है मलहम या दवाई। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब खुला मैदान क्यों तलाश किया वो भी देखिए। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाया जाए।
इसी उधेड़-बुन में, उधेड़-बुन का मतलब है जो असमंजस में होता है व्यक्ति, जब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, बैठे उसी उधेड़-बुन में बैठे थे, यानी वो कुछ सोच ही रहे थे कि किसे बनाया जाए और किसे नहीं, कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। जी का मतलब है मन, कि आज तो हमारा मन नहीं है। अब यहाँ पर लेखक जो तिवारी जी हैं वो बोल रहे हैं क्यों, यदि जी न चाहे तो क्या करें। ये लाइन लेखक बोल रहे हैं तिवारी जी को। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। यहाँ भी देखिए ये दोनों दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर मुझे ऐसा कोई आदमी ही दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे, यानी कि जो मुझे साइकिल चलाना सिखाए। बताओ, है कोई ऐसा आदमी आपके ख्याल में। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा। यहाँ बेबसी की आंखों का मतलब है कि उसे भी पता था कि इससे बनने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मानो हमें कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। अब वो क्यों बोले ऐसा, क्योंकि वो जानते थे कि जो तिवारी, ये जो लेखक है, वो नहीं कर पाएंगे। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे, और फिर भी कोई सवारी है कि डंडे पर, और वह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर। लानत भेजो का मतलब है छोड़ दो इस ख्याल को, आप अपने मन से निकाल दो। आओ एक बाजी खेलें। किसकी बाजी? शतरंज की। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूके जाते हैं, यानी कि उन्हें जलन हो रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी हो तो बता दो। अब उन्होंने कहा, तिवारी जी ने, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, यानी कि वह फीस लेगा। दे सकोगे? अब लेखक ने कहा, कितने दिनों में सिखा देगा? तिवारी जी कहते हैं, यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? अब ये लेखक का सवाल था। अब लेखक का सवाल था कि वो क्या फीस लेगा। अब यहाँ पर तिवारी जी कह रहे हैं, औरों से 25 लेता है, आपसे 20 लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा, 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये। अब वो देखो कितना सोच रहा है इसी बात को। 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। अगर ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो जाए। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना अगर आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें। अब हमने तो सीखा नहीं, लेकिन कल्पनाएं देखो, कपोल कल्पनाएं, यहाँ पे कल्पनाएं हैं सारी, कि अभी तक तो उसने साइकिल चलाना सीखा नहीं, वो सिर्फ ये देखो ये सोच रहा है कि मैं साइकिल चलाना सीख गया हूँ। और वो सोचते सोचते उन्होंने प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात कर ली और सोचा कि 300-400 रुपये मासिक कमाने लग जाएं। मासिक का मतलब है महीने में, एक महीने में वो 300-400 रुपये कमाने लग जाएं। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर अपनी श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों में हम एक विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। आमदनी यानी इनकम। जो भी हम विद्यालय खोलेंगे, जो बच्चों की फीस आएगी, वो हमारे लिए इनकम होगी, आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया। अब यहाँ श्रीमती जी को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसका पति कितना काम कर सकता है। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो बहुत दूर की बात है। हमने भी बिगड़ कर कह दिया, यह तुम में बहुत ही बुरी आदत है, हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े ही सीख रहे हैं तो क्या हम न सीखेंगे? पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब जब तुमने टोक ही दिया है तब तो हम ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? बच्चों, यहाँ पर हमें एक पाठ से सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम, अच्छा काम करने से बीच में टोकना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो लेखक है वो एक अच्छा काम करना चाहता था, वो साइकिल सीखना चाहता था, लोगों के बराबर आना चाहता था, परंतु जो तिवारी जी हैं और जो उसकी पत्नी है, उन्होंने उसे हर बार उसको डीमोटिवेट किया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ पर श्रीमती जी बोल रही हैं, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल कहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह 20 पर न मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे। पेशगी का मतलब है एडवांस में पेमेंट लेंगे, पहले पैसे ही, जो फीस के पैसे हैं वो पहले ले लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, अर्थात अगर जो साइकिल चलाना सीख जाता है वो बाद में मुझे फीस नहीं देते, इसलिए मैं फ़ीस को पहले ही लूँगा। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपए तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। बस एक बार साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या क्या के बीच में एक जो निशान दे रखा है, जो विराम चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, और यहाँ पर तो करते हैं के बाद में पूर्ण विराम, और इसके बाद जो दिया हुआ है वो है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी की बात को एज इट इज़ बताने के लिए। तो साथ